नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं एंड हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज साइकोसिस एंड एंटीसाइकोटिक्स। ओके, साइकोसिस मेंटल डिस्टरबेंस। साइकोसिस क्या है? तो दैट इज द मेंटल डिस्टरबेंस एंड मेंटल डिस्टरबेंस या मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स है दोज आर द एंटीसाइकोटिक। तो यहाँ पे साइकोसिस, व्हाट इज साइकोसिस? साइकोसिस क्या होता है? सो साइकोसिस इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ टच विथ रियलिटी। लॉस ऑफ टच विथ रियलिटी मतलब जो साइकोसिस का पेशेंट है, जो साइकोसिस का पेशेंट है उसे रियलिटी समझ में नहीं आती है। लॉस ऑफ टच विथ रियलिटी हो जाता है, रियलिटी क्या है ये उसे समझ में नहीं आता है। दैट इज द साइकोसिस। ओके, सो साइकोसिस इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ टच विथ रियलिटी। अब जो साइकोसिस है उसमें दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइकोसिस, वन इज प्राइमरी साइकोसिस एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी साइकोसिस। ओके, प्राइमरी साइकोसिस एंड सेकेंडरी साइकोसिस। सो प्राइमरी साइकोसिस, so it may be caused by a psychiatric disorder। psychiatric मानसिक आजार, मानसिक बीमारी। ओके, तो मानसिक बीमारी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की वजह से जो साइकोसिस होता है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की वजह से जो लॉस ऑफ टच विथ रियलिटी होता है, तो दैट इज द प्राइमरी साइकोसिस। और प्राइमरी साइकोसिस में आते हैं सिजोफ्रेनिया, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर एक्सेट्रा। ओके, these are the primary psychosis। सेकेंडरी साइकोसिस मतलब यदि किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से या सर पे चोट लगने की वजह से, हेड इंजरी की वजह से, या फिर जो सब्सटेंसेस यूज है, सब्सटेंस यूज मतलब जो नार्कोटिक्स का यूज करते हैं, नार्कोटिक्स ड्रग्स, जो ड्रग्स का यूज करते हैं, नार्कोटिक्स का यूज करते हैं, सब्सटेंस यूज। ओके, सब्सटेंस यूज बोला जाता है उसे, नार्कोटिक्स का यूज करते हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी साइकोसिस होता है, ऐसे लोगों में भी साइकोसिस होता है एंड दैट इज द सेकेंडरी साइकोसिस। ओके, सो सेकेंडरी साइकोसिस इट मे बी द रिजल्ट ऑफ सब्सटेंस यूज मतलब नार्कोटिक्स का यूज। ओके, नशीले पदार्थों का यूज, नशीले पदार्थ, नशा करना। देन एन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन जैसे कि आपका ब्रेन ट्यूमर है या हेड इंजुरी है। देन मूड डिसऑर्डर दैट इज आल्सो सेकेंडरी साइकोसिस। तो जैसे कि एग्जांपल्स में अल्कोहल का मिसयूज है, कैनबिस है, देन ब्रेन ट्यूमर है एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो साइकोसिस है, साइकोसिस के दो टाइप्स, प्राइमरी साइकोसिस एंड सेकेंडरी साइकोसिस। प्राइमरी साइकोसिस में caused by psychiatric disorder like schizophrenia, brief psychotic disorder, schizoaffective disorder, delusional disorder। Okay, and secondary psychosis में due to substance use, then brain tumor and mood disorder। Okay, now psychosis is the characteristic feature of schizophrenia spectrum, schizophrenia। Okay, तो साइकोसिस जो यहाँ पे डिसऑर्डर है उसमें सिजोफ्रेनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिजोफ्रेनिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड यदि सिलेबस में साइकोसिस इंक्लूड है, यदि सिलेबस में साइकोसिस इंक्लूड है तो उसमें सिजोफ्रेनिया पे क्वेश्चन जरूर आता है, सिजोफ्रेनिया पे क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखिए। सो व्हाट इज सिजोफ्रेनिया? क्या है सिजोफ्रेनिया? सिजोफ्रेनिया इज अ डिवास्टेटिंग मेंटल इलनेस। डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग मतलब जो प्रोग्रेसिव है, बढ़ते ही जाएगा, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा एंड जो लाइफ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। डिवास्टेटिंग का मतलब क्या है? जो लाइफ को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट करता है, दैट इज डिवास्टेटिंग। ओके, सो सिजोफ्रेनिया इज अ डिवास्टेटिंग मेंटल इलनेस कैरेक्टर्स बाय डिलूजन्स। तो डिलूजन का मतलब क्या होता है? कल हम लोगों ने देखा था, कल हम लोगों ने एचडीआई पढ़ा है, एचडीआई, एचडीआई हेलुसिनेशन, डी डिलूजन, आई इल्यूजन। सो हेलुसिनेशन में क्या होता है? व्हाट इज हेलुसिनेशन? कल हमने डिस्कस किया, व्हाट इज हेलुसिनेशन? यस एनीबॉडी? हेलुसिनेशन में एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है या नहीं होता है, या फॉल्स बिलीफ होता है, क्या होता है हेलुसिनेशन में? एक्सटर्नल स्टिमुलेंट। तो वहां पे कोई भी नो एक्सटर्नल स्टिमुलेंट, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलेंट नहीं होता है, वहां पे हमें
आभास होने लगता है, भ्रम होने लगता है, ऐसा कुछ दिखाई देने लगता है जो कि है ही नहीं, जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कुछ दिखाई देता है, दैट इज हेलुसिनेशन। एंड डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन False thought. Is a false belief. यस, डिल्यूजन इज फॉल्स बिलीफ, इट इज द फॉल्स बिलीफ, मतलब ऐसा ऐसे ऐसा विश्वास करना जो कि सच्चाई नहीं है, जो सच नहीं हो सकता, जो सच नहीं हो सकता, ऐसा विश्वास, दैट इज डिल्यूजन। एंड इल्यूजन, व्हाट इज इल्यूजन? इल्यूजन का मतलब क्या होगा? इल्यूजन क्या होगा? क्या होता है इल्यूजन? क्या होता है बताइए? अभी मैंने नोट लिखा है बोर्ड पे, बोर्ड पे लिखा है ना मैंने, बताइए क्या होता है इल्यूजन? A misinterpretation of various things. मतलब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, कुछ तो होता है, कुछ तो होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, राइट, एंड उसको हम गलत समझ लेते हैं या उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको हम गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई का। मतलब जैसे कि यदि कहीं पे कोई रस्सी पड़ी है, रस्सी, तो उसको हम सांप समझ लेंगे, क्या समझेंगे? सांप। यदि किसी ने पिन टच की है, हमें पिन पिन चुभो दी है, ओके, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि सांप ने हमें काट लिया है, सो दैट इज द इल्यूजन, ओके। तो यहाँ पे सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया इज अ डेवास्टेटिंग मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन्स, abnormal behaviors, hallucinations and thought disorders, okay। एंड ये जो है डिल्यूजन, abnormal behaviors, hallucination, thought disorders, these are the positive symptoms of schizophrenia, these are the positive symptoms of schizophrenia, as well as loss of normal emotions, abilities, मतलब loss of normal abilities, loss of motivation and anhedonia, anhedonia, these are the negative symptoms of schizophrenia, ये schizophrenia के negative symptoms है। तो अब ये जो पैराग्राफ, ये जो लाइंस हमने यहाँ पे रीड की है, ये लाइंस पे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं? तो ये पूछे गए हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, व्हाट इज अनहेडोनिया, व्हाट इज अनहेडोनिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे इस लाइन पे आए हैं, इस पैराग्राफ पे आए हुए हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, अनहेडोनिया, इसका मतलब क्या होता है? ओके, सो पॉजिटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब क्या है? तो ऐसे सिम्टम्स जो पहले जब नॉर्मल था पेशेंट, जो साइकोसिस का पेशेंट है, वो जब नॉर्मल था, नॉर्मल था, ओके, उस समय ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स अब्सेंट थे, ये जो सिम्टम्स थे, ये सिम्टम्स अब्सेंट थे, ओके, अब्सेंट थे। मतलब कोई यदि नॉर्मल व्यक्ति है, तो नॉर्मल व्यक्ति में हैलुसिनेशन होता है क्या? नॉर्मल व्यक्ति में डिल्यूजन होता है क्या? नॉर्मल व्यक्ति का बिहेवियर एबनॉर्मल होता है क्या? ओके, नॉर्मल व्यक्ति का बिहेवियर एबनॉर्मल होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये जो भी है, जैसा डिल्यूजन, ये नॉर्मल में नहीं होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर्स नॉर्मल नहीं है, हैलुसिनेशंस नॉर्मल पर्सन में नहीं है, थॉट डिसऑर्डर्स नॉर्मल पर्सन्स में नहीं है। मतलब जो सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया की वजह से डेवलप होते हैं, जो सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया की वजह से डेवलप होते हैं, जो कि पहले नहीं थे अब आ गए हैं, तो उनको बोला जाता है पॉजिटिव सिम्टम्स। उनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स, ओके। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में हैलुसिनेशंस, डिल्यूजन, एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल थॉट प्रोसेस, ओके, तो ये आपका पॉजिटिव सिम्टम्स हो गए। एंड नेगेटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब, तो नॉर्मल बिहेवियर जब था पेशेंट का, ओके, नॉर्मल पेशेंट जब नॉर्मल था, उस समय जो कुछ प्रेजेंट था, जो भी नॉर्मल बिहेवियर में प्रेजेंट था, वो अब अब्सेंट हो गया है, वो अब अब्सेंट हो गया है। जैसे कि पहले पेशेंट को जो था, क्या था पहले? जैसे कि लॉस ऑफ नॉर्मल इमोशन, तो पहले पेशेंट इमोशनल हुआ करता था, इमोशनल मतलब उसे फीलिंग्स होती थी, फीलिंग्स,
ओके, सैड फीलिंग है, हैप्पीनेस की फीलिंग है, तो फीलिंग को महसूस करता था, फीलिंग्स को महसूस करता था पहले। ओके, मतलब हैप्पीनेस का फीलिंग है, सैडनेस का फीलिंग है, इस तरह के फीलिंग्स को महसूस करता था। ओके, बट अब वो उन फीलिंग्स को महसूस नहीं करता है। ओके, सो दैट इज लॉस ऑफ नॉर्मल इमोशंस। देन एबिलिटीज, लॉस ऑफ नॉर्मल एबिलिटीज। मोटिवेशन, कोई भी काम करने का मोटिवेशन उसमें नहीं रहेगा। पहले कोई भी काम करने के लिए या नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज के लिए वो जो पेशेंट है वो रेडी रहता था, रूटीन एक्टिविटीज के लिए मोटिवेशन उसमें रहता था, रूटीन एक्टिविटीज वो करता था। अब उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, अभी उसे कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, वो कुछ भी करता नहीं है। ओके, लॉस ऑफ मोटिवेशन, मतलब नॉर्मल जो एक्टिविटीज है रूटीन की, वो भी एक्टिविटीज अब वो करता नहीं है, मतलब उसका मोटिवेशन चला गया है। एंड और इंपॉर्टेंट क्या है, तो अनहेडोनिया। अनहेडोनिया, अब अनहेडोनिया का मतलब पता है क्या किसी को? यस, एनीबॉडी ऑफ यू, आप में से किसी को पता है अनहेडोनिया क्या होता है? इस पे जीपैट में भी काफी बार क्वेश्चन आया है अनहेडोनिया पे। सो एनीवन? सो अनहेडोनिया का मतलब होता है नॉट फीलिंग हैप्पी इन प्लेजरेबल सिचुएशंस। ओके, मतलब जिन बातों में हमें पहले खुशी मिलती थी उन बातों में अब खुशी नहीं मिलती है। ओके, नॉट फीलिंग हैप्पी, मतलब पहले जिन बातों से, मतलब कोई गाना सुनना है या कोई मूवी देख ली या किसी मतलब ऐसे व्यक्ति से हम मिले जिसको हम बहुत पसंद करते हैं या हमें पैसा मिल गया, तो ये जो भी प्लेजरेबल एक्टिविटीज थे, प्लेजरेबल एक्टिविटीज जहां पे हमें खुशी मिलती थी, प्लेजर मिलता था, आनंद मिलता था, तो अब उन एक्टिविटीज में आनंद नहीं मिलता है, प्लेजर नहीं मिलता है, हैप्पीनेस नहीं मिलता है। तो ये जो परिस्थिति है, ये जो सिचुएशन है, ये जो सिम्टम है, दैट इज अनहेडोनिया। तो अनहेडोनिया का मतलब होता है नॉट फीलिंग हैप्पी इन प्लेजरेबल कंडीशंस, मतलब पहले जिस बात से आनंद मिलता था, प्लेजर मिलता था, हैप्पीनेस मिलता था, वो अब उससे नहीं मिलता है, वो महसूस नहीं होता है, हैप्पीनेस फील नहीं करता है पर्सन, दैट इज अनहेडोनिया। तो ये अनहेडोनिया है या लॉस ऑफ एबिलिटीज, लॉस ऑफ मोटिवेशन, ये निगेटिव सिम्टम्स है। निगेटिव मतलब ये नॉर्मल बिहेवियर के जो सिम्टम्स है वो चले जाते हैं, वो माइनस हो जाते हैं। क्या होते हैं? माइनस। तो पर्सनैलिटी में जो माइनस हो जाता है दैट इज निगेटिव सिम्टम, और पर्सनैलिटी में जो ऐड हो जाता है दोज आर द पॉजिटिव सिम्टम। तो यहाँ पे सिजोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम मतलब सिजोफ्रेनिक पेशेंट की पर्सनैलिटी में क्या ऐड हो जाता है, तो सिजोफ्रेनिक पेशेंट की पर्सनैलिटी में डिलूजन्स, एबनॉर्मल बिहेवियर, हेलुसिनेशंस, थॉट डिसऑर्डर्स ये ऐड हो जाते हैं, इसलिए पॉजिटिव सिम्टम्स है। एंड क्या माइनस हो जाता है, तो माइनस होता है नॉर्मल इमोशंस, नॉर्मल एबिलिटीज, नॉर्मल मोटिवेशन एंड अनहेडोनिया हो जाता है। ओके, सो ये नेगेटिव सिम्टम्स हो गए क्योंकि ये नॉर्मल पर्सनैलिटी से माइनस हो जाते हैं। ओके, तो ये जो है ये एक आईएमपी पैराग्राफ है, आईएमपी की पॉइंट है, आईएमपी की पॉइंट है, इस पे काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट, न्यूरोट्रांसमीटर्स such as dopamine, glutamate, GABA and acetylcholine are involved in psychosis. Okay, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स? तो डोपामिन, ग्लूटामेट, GABA and acetylcholine are involved in psychosis. Okay, it is believed that excess dopamine in the mesolimbic tract, okay, is responsible for the positive symptoms of psychotic disorder. ये स्टेटमेंट भी आईएमपी स्टेटमेंट है, आईएमपी, इस पे भी एमसीक्यूज है। ओके, तो जो साइकोसिस के पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स जो कि हमने अभी देखा था, पॉजिटिव सिम्टम्स में हमने क्या देखा था? हेलुसिनेशन, डिलूजन, एबनॉर्मल थॉट प्रोसेस, ओके, एबनॉर्मल बिहेवियर, ये पॉजिटिव सिम्टम्स है सिजोफ्रेनिया के। तो पॉजिटिव सिम्टम्स क्यों आते हैं? तो पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं एक्सेस डोपामिन इन द मेसोलिम्बिक ट्रैक्ट, एक्सेस डोपामिन इन द मेसोलिम्बिक ट्रैक्ट। मेसोलिम्बिक ट्रैक्ट में अगर एक्सेस डोपामिन हो जाता है, डोपामिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके वजह से पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं साइकोटिक पेशेंट में। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि सिजोफ्रेनिया अगर है या साइकोटिक डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर, तो वहां पे डोपामिन की जो लेवल है, डोपामिन ये एक्सेस हो रहा है। ओके, ये क्या होता है? एक्सेस हो जाता है। कहां पे? मेसोलिम्बिक ट्रैक्ट में, मेसोलिम्बिक ट्रैक्ट, ओके, लिम्बिक ट्रैक्ट में। एंड
जो आपका पार्किंसंस डिसीज है, पार्किंसंस डिसीज, ओके, तो पार्किंसंस डिसीज में डोपामिन की लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होती है कहाँ पे डिक्रीज होती है? तो सबस्टेंशिया नायग्रा में, सबस्टेंशिया नायग्रा। ये डिफरेंस को आपको याद रखना है। ये डिफरेंस यदि आपने याद रखा तो सिजोफ्रेनिया एंड पार्किंसंस डिसीज के जो ड्रग्स है वो ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंड जो भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, इंडिकेशंस है, एडवर्स इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स है, वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। ये डिफरेंस आप याद रखिए। सिजोफ्रेनिया के केस में मेसोलिम्बिक रीजन में डोपामिन की लेवल बढ़ जाती है, ओके, एंड पार्किंसंस डिसीज में सबस्टेंशिया नायग्रा में, सबस्टेंशिया नायग्रा जो पार्ट है ब्रेन का, वहां पे डोपामिन की लेवल कम हो जाती है, ओके। अब आप मुझे ये बताइए, अगर कोई सिजोफ्रेनिक पेशेंट है, सिजोफ्रेनिक, तो हम उसको डोपामिन रिसेप्टर इनहिबिटर देंगे, डोपामिन इनहिबिटर्स, राइट, डोपामिन के एंटागोनिस्ट देंगे या डोपामिन इनहिबिटर देंगे, सही बात है, करेक्ट है कि नहीं? अगर सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिया में एक्सेस ऑफ डोपामिन हो रहा है, एक्सेस ऑफ डोपामिन, तो उसके ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? तो डोपामिन के लेवल को कम करने के लिए, डोपामिन की लेवल को कम करने के लिए डोपामिन इनहिबिटर देंगे, सही बात है। अब अगर हम डोपामिन इनहिबिटर दे रहे हैं सिजोफ्रेनिया में और वो डोपामिन इनहिबिटर जो सबस्टेंशिया नायग्रा है वहां पे भी डोपामिन की लेवल को कम कर रहा है, डोपामिन लेवल को कम कर रहा है, तो यहाँ पे हमें पार्किंसंस डिसीज के सिम्टम्स मिलेंगे। मतलब जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स है या एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग है, एंटी साइकोटिक और एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग, अगर वो ड्रग सबस्टेंशिया नायग्रा में भी एक्ट करते हैं तो वहां पे हमें पार्किंसंस डिसीज के इफेक्ट मिलेंगे, जो कि साइड इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट है, ओके। तो इस तरीके से यदि आपने फैक्ट ध्यान में रखा कि डोपामिन लेवल कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे डिक्रीज होती है, उसी तरह से एसिटाइल कोलिन की लेवल, एसिटाइल कोलिन, ओके, इसके बारे में भी आपको ध्यान में लेना है कि एसिटाइल कोलिन की लेवल कब बढ़ती है और कब डिक्रीज होती है। अभी यहाँ पे जो हम डिसीज डिस्कस कर रहे हैं, तो एक तो यहाँ पे हम लोग सिजोफ्रेनिया मतलब साइकोएक्टिव साइकोसिस हम डिस्कस कर रहे हैं, साइकोटिक डिसीज, सिजोफ्रेनिया। इसके बाद में हम लोग एक पार्किंसंस डिसीज को डिस्कस करेंगे, पार्किंसंस डिसीज। उसके बाद में अल्जाइमर डिसीज, अल्जाइमर्स, अल्जाइमर्स को भी हमें डिस्कस करना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स का जो है ये तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है, सिजोफ्रेनिया, पार्किंसंस डिसीज और अल्जाइमर्स डिसीज। ये जो तीन डिसीज है इनमें स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एंड यहाँ पे जो ड्रग्स एक्ट करते हैं वो ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो ड्रग्स के इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट समझने के लिए आपको क्या समझना जरूरी है? तो आपको ये समझना जरूरी है कि डोपामिन, ओके, डोपामिन, देन एसिटाइलकोलिन, ओके, डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन, ये जो दो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स है, तो इनकी लेवल कब बढ़ती है और कब कम हो जाती है। अगर आपने ये बात को समझ लिया तो यहाँ पे जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं सिजोफ्रेनिया में, पार्किंसंस डिसीज में, अल्जाइमर्स डिसीज में, तो इनके जो भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इंडिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे, ओके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। So neurotransmitters such as dopamine, glutamate, GABA and acetylcholine are involved in psychosis. It is believed that excess dopamine in the mesolimbic tract is responsible for the positive symptoms of psychotic disorder. Then a decreased function of the N-methyl D-aspartate NMDA glutamate receptor is also involved in psychosis. Okay, तो जो NMDA है, okay, NMDA, N-methyl D-aspartate NMDA glutamate receptor is also involved, okay. Then antipsychotics are useful in all types of functional psychosis, especially schizophrenia, okay. तो schizophrenia जो है उसके लिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, schizophrenia के लिए जो ट्रीटमेंट है that is antipsychotics, okay. schizophrenia का ट्रीटमेंट क्या है? तो antipsychotics is the treatment for schizophrenia, okay. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अभी ये क्लासिफिकेशन है, ये भी आईएमपी है। वैसे सभी क्लासिफिकेशन जो भी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो सभी क्लासिफिकेशन आईएमपी है, ओके। सो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। तो पहला है टिपिकल और फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड वन इज अटिपिकल्स और सेकंड जनरेशन, ओके। सो टिपिकल और फर्स्ट जनरेशन में क्लोरप्रोमाजिन also known as Largactil, okay, chlorpromazine
दैट इज लार्जेक्टिल। ऐसे लार्जेक्टिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस है, बहुत ज्यादा इसके यूजेस है। देन हैलोपेरिडोल, देन परफेनाजिन, देन मोलिंडोन, फ्लूफेनाजिन एंड लॉक्सापाइन। ओके, these are the typical or first generation antipsychotics. Then atypical or second generation include amisulpiride, clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole, brexpiprazole, cariprazine, iloperidone, lurasidone, then paliperidone, ziprasidone and zotapine. ओके, ये सभी एग्जांपल्स आपको याद रखना है। इसमें से कोई भी ड्रग पे आपको पूछा जा सकता है, जैसे इलोपेरिडोन पे आपको पूछा जा सकता है, आपको हैलोपेरिडोल के बारे में पूछा जा सकता है। तो इनमें से कोई भी ड्रग के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हैं तो क्वेश्चंस क्लोरप्रोमाजिन पे आए हैं, हैलोपेरिडोल पे आए हैं। ओके, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नाउ जब आप ये ड्रग्स जो है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन का क्लासिफिकेशन, ये आप जब केडी त्रिपाठी से या किसी और रेफरेंस बुक से पढ़ोगे तो वहां पे टिपिकल के कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अटिपिकल के कॉन्ट्राइंडिकेशंस, टिपिकल के एडवर्स इफेक्ट्स, अटिपिकल के एडवर्स इफेक्ट्स, इस पे खास ध्यान दीजिए, उसका नोट बना लीजिए। उसके नोट बनाना जरूरी है, आप खुद नोट्स बनाइए उसके बुक में से पढ़ करके। ओके, देन एंटीसाइकोटिक्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज, सो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, तो इसका केमिकल क्लास है फिनोथायाजाइंस। ओके, फिनोथायाजाइंस केमिकल क्लास। तो फिनोथायाजाइंस के एग्जांपल्स क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लुओपराजिन, फ्लूफेनाजिन एंड थायोरिडाजिन। ओके, जिन AZIN, AZINE, 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 एजिन आ गया। ओके, सो यहाँ पे क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लुओपराजिन, फ्लूफेनाजिन एंड थायोरिडाजिन। ओके, ये सभी क्या है? ये फिनोथायाजाइंस है, फिनोथायाजाइंस केमिकल क्लास। ओके, मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप इसका सार पढ़ोगे। देन ब्यूटीरोफिनोन्स, तो ब्यूटीरोफिनोन्स का भी सार आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में आता है, ब्यूटीरोफिनोन्स। तो ब्यूटीरोफिनोन्स के एग्जांपल्स में हैलोपेरिडोल एंड ट्राइफ्लूपेरिडोल है। देन डाइफिनाइल ब्यूटाइल पाइपरिडीन्स, डाइफिनाइल ब्यूटाइल पाइपरिडीन, इसके अंदर में पिमोजाइड, पेनफ्लुरिडोल एंड फ्लूस्पिरिलिन। ओके, देन थायोजैंथिन्स, थायोजैंथिन्स, तो इसके एग्जांपल्स में क्लोरप्रोथिक्सिन एंड फ्लूपेंथिक्सोल। देन इंडोलिक डेरिवेटिव्स, इंडोलिक डेरिवेटिव्स केमिकल क्लास है, उसमें आता है मोलिंडोन एंड ऑक्सीपर्टिन। एंड देन डायबेंजोक्साजिपिन, इसमें आएगा लॉक्सापिन। ओके, तो ये केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया, केमिकल क्लासिफिकेशन टिपिकल्स का, किसका? टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का। ओके, देन अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में वही एग्जांपल्स है जो ऊपर में हमने देखे थे। तो इसमें एमिसल्प्राइड, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, केटियापिन, रेस्पेरिडोन, अरिपिप्राजोल, ब्रेक्सिपिप्राजोल, कैरिप्राजिन, इलोपेरिडोन, लुरासिडोन, देन पालिपेरिडोन, देन जिप्रासिडोन एंड जोटेपिन। ओके, दीज आर द अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। तो यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है, किसका? एंटीसाइकोटिक्स का। तो जैसे कि डेली हर लेक्चर में हम लोग एक या दो क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि जिस दिन जो क्लासिफिकेशन हमारा स्टडी होता है उसी दिन आप उसको याद कर लेते हो, और वो आपको करना ही होगा। जिस दिन हम लोग जो क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं उसी दिन वो क्लासिफिकेशन आपका याद हो जाना चाहिए। एंड ये क्लासिफिकेशन को आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन रिपीटेडली आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि जब एग्जाम आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद में फिर हम लोग इसको याद करेंगे, तब तक काफी देर हो चुकी होगी। जब नोटिफिकेशन आता है एग्जाम का, उस समय आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उस समय आपने रिवीजन करना चाहिए, उस समय स्टडी नहीं करना चाहिए। जो भी स्टडी करना है अभी कर लीजिए, जो भी याद करना है अभी कर लीजिए। एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो आपको रिवीजन करना है, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है, ये ध्यान में रखिए। ओके, देन नेक्स्ट की पॉइंट, सो द थेरेप्यूटिक एफिकेसी ऑफ एंटीसाइकोटिक्स is mostly related to their ability to bind and to block the dopaminergic D2 receptors in the mesolimbic system.
यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ गया है नियर अबाउट सभी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का। जितने भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हमने ऊपर में देखे उनका नियर अबाउट सभी का, नियर अबाउट नॉट ऑल बट नियर अबाउट सभी का जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो आ गया है एक ही स्टेटमेंट में, और वो क्या है, तो ये सभी जो ड्रग्स है ये मेसोलिम्बिक सिस्टम में, कहाँ पे, मेसोलिम्बिक सिस्टम में डोपामिनर्जिक D2 रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक करते हैं। क्योंकि मेसोलिम्बिक सिस्टम में जब डोपामिन की लेवल बढ़ जाती है, किसकी लेवल, डोपामिन की लेवल इंक्रीज होती है, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये जो भी ड्रग्स है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, तो मोस्टली related to their ability to bind and to block the dopaminergic D2 receptors in the mesolimbic system। तो यहाँ पे D2 receptors in the mesolimbic system में यहाँ पे ब्लॉक किए जाते हैं। ध्यान रखिए किसमें, सिजोफ्रेनिया में। और पार्किंसंस में क्या है, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा है, लेकिन वहां पे डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाता है क्या, नहीं, वहां पे रिलीज होगा, डोपामिन को बढ़ाया जाएगा, जबकि यहाँ पे डोपामिन को कम करता है। अगर हम पार्किंसंस डिसीज के ट्रीटमेंट दे रहे हैं और पार्किंसंस डिसीज में लीवोडोपा जो हम देते हैं उससे डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन अगर बढ़ता है एंड वो डोपामिन हम ट्रीटमेंट दे कर रहे हैं पार्किंसंस डिसीज की, बट डोपामिन की लेवल मेसोलिम्बिक सिस्टम में भी बढ़ रही है। ओके, पार्किंसंस डिसीज में जब हम लोग डोपामिन देते हैं तो उस डोपामिन की वजह से वो उस डोपामिन का लेवल मेसोलिम्बिक सिस्टम में भी अगर बढ़ जाता है तो वहां पे हमें सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों रिलेटेड है। सिजोफ्रेनिया, अगर सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट करते हैं तो पार्किंसंस डिसीज के जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं, और यदि पार्किंसंस डिसीज का ट्रीटमेंट करते हैं तो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिखाई देंगे अगर डोज को कंट्रोल न किया जाए तो। ये दोनों रिलेटेड है, ये समझ के लीजिए। और दोनों में क्या कनेक्शन है, तो कनेक्शंस यहाँ पे समझ में आता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एंटीसाइकोटिक्स can have significant side effects such as extrapyramidal symptoms। extrapyramidal symptoms क्या मतलब हुआ इसका, तो extrapyramidal symptoms मतलब ये जो बॉडी का वॉलंटरी सिस्टम है, वॉलंटरी सिस्टम मतलब स्केलेटल मसल का जो कोऑर्डिनेशन होता है, वॉलंटरी मसल कोऑर्डिनेशन। ओके, तो यहाँ पे मसल कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, यहाँ पे जो पोस्चर है वो पोस्चर का कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाता है, मसल कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, मसल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे नहीं रह पाता है। उसके अलावा जो बॉडी का पोस्चर है, बॉडी का टोन है, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। एंड क्यों डिस्टर्ब होता है, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम जो है, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है ब्रेन में एक ट्रैक्ट है जिसको एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट बोला जाता है। तो ब्रेन में दो तरह के ट्रैक्ट है, एक पिरामिडल ट्रैक्ट होता है, पिरामिडल ट्रैक्ट इन द ब्रेन, पिरामिडल, ओके, एक पिरामिडल ट्रैक्ट होता है, एंड दूसरा जो होता है दैट इज द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। ऐसे दो ट्रैक्ट होते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट होता है इसमें जनरली आपका बेसल गैंग्लिया आता है, ब्रेन में बेसल गैंग्लिया, ओके, ब्रेन में एक पार्ट है बेसल गैंग्लिया, वो आता है। उसके बाद में इसमें आपका जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम, ओके, ये सेरिबेलम भी इसमें आता है। देन आपका जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम भी इसमें कवर होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट में, ब्रेन स्टेम। और भी कुछ ट्रैक्ट है इसमें, और भी रेटिकुलो एंडोथेलियल ऐसा कुछ है, रेटिकुलो न्यूक्लियो ऐसा कुछ है, कोई ट्रैक्ट है, वो भी ट्रैक्ट इसमें आता है। तो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट इसी में आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा भी आता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो कि आपका पार्किंसंस डिसीज में इन्वॉल्व रहता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा भी इसमें आता है। तो जब इस पार्ट्स में डोपामिन के लेवल कंट्रोल हम कम कर देते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, डोपामिन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, और D2 रिसेप्टर यदि बेसल गैंग्लिया या सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, सब्सटेंशिया नाइग्रा यहाँ पे अगर ब्लॉक होता है तो उसके वजह से जो भी हमारी मस्कुलर एक्टिविटी है, स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी है, स्केलेटल मसल्स में जो कोऑर्डिनेशन है, जो बॉडी का मूवमेंट है, ओके, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका डिस्टोनिया हो सकता है, डिस्टोनिया, डिस्टोनिया मतलब क्या है कि आपका मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्रोनिक, तो मतलब लंबे समय तक मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, मसल रिलैक्स नहीं हो पाते हैं,
तो यहाँ पे डिस्टोनिया हो सकता है। देन यहाँ पे अकैथेसिया हो सकता है। अकैथेसिया मतलब जो है पेशेंट जो है इसमें हलचल रहेगी, मतलब इंटरनली वो शांत नहीं बैठ सकता है, एक जगह पे बैठ ही नहीं सकता। अकैथेसिया मतलब पेशेंट हलचल करते रहेगा, वो एक जगह पे शांत बैठ ही नहीं सकता है। ओके, दैट इज अकैथेसिया। तो यहाँ पे अकैथेसिया हो सकता है। देन जो पार्किंसंस के सिम्टम्स है, पार्किंसंस, ओके, तो पार्किंसंस के भी सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई देंगे। पार्किंसंस के सिम्टम्स, ओके, जो कि सबस्टेंशिया नाइग्रा की वजह से हो सकते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं ईपीएस में, मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं। ओके, एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, तो ये जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में जो एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स है, उसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कार्डियक एब्नॉर्मेलिटीज, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स, टार्डियो डिस्काइनेसिया। टार्डियो डिस्काइनेसिया मतलब यहाँ पे भी मसल मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है। डिस्काइनेसिया मतलब बॉडी का जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम हो जाता है, हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर चेहरे का मसल्स हो या हाथ पैर के मसल्स हो वो ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। दैट इज टार्डियो डिस्काइनेसिया। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं, तो साइड इफेक्ट्स में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स, टार्डियो डिस्काइनेसिया, ये इसके सिम्टम्स है, साइड इफेक्ट्स है। तो जनरली यहाँ पे ईपीएस के बारे में क्वेश्चन आता है, ईपीएस के बारे में क्वेश्चन आता है। तो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग की वजह से ईपीएस क्यों होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्यों दिखाई देते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, राइट। नाउ नेक्स्ट, blockade of dopamine action in the corpus stratum is responsible for the extrapyramidal symptoms। कहां पे? corpus stratum में। ओके, अभी यहां पे हमें हमारा टारगेट क्या है, व्हाट इज आवर टारगेट? तो यहां पे हमारा टारगेट है, हमें D2 रिसेप्टर ब्लॉक करना है। कहां पे? मेसोलिम्बिक सिस्टम में। D2 रिसेप्टर हमें कहां पे ब्लॉक करना है? तो मेसोलिम्बिक सिस्टम में ब्लॉक करना है। पर जब आप कोई ड्रग देते हो सीएनएस के लिए कोई ड्रग दोगे तो आप उसको सिर्फ पर्टिकुलर उस सिस्टम तक कैसे कंट्रोल करोगे ना। अगर आपने डोपामिन D2 ब्लॉकर दिया है तो D2 ब्लॉकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेसोलिम्बिक सिस्टम को ही ब्लॉक करेगा, ऐसा नहीं है। तो वो जो आसपास का एरिया है, मेसोलिम्बिक सिस्टम के आसपास का एरिया, वहां पे भी तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो ड्रग फिर वहां पे आपको इफेक्ट देगा ही देगा। मतलब यहां पे जब आप D2 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हो तो आपका टारगेट है मेसोलिम्बिक सिस्टम। ओके, क्योंकि मेसोलिम्बिक सिस्टम में अगर D2 डोपामिन एक्सेस हो जाता है तो आपको साइकोसिस के सिम्टम्स दिखते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स। बट मेसोलिम्बिक सिस्टम के साथ में जो आसपास का एरिया है, जैसे कॉर्पस स्ट्रेटम है या सबस्टेंशिया नाइग्रा है, वहां पे भी आपका जो ड्रग्स है ये ड्रग स्प्रेड हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और वहां पे भी वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से आपको ईपीएस मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आपको मिलेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे जो ड्रग्स है, ओके, तो ड्रग्स में टिपिकल ड्रग्स जो है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में क्लोरप्रोमाजिन है, एंड दिस क्लोरप्रोमाजिन इज नोन एज लार्जेक्टिल है। तो देखिए, क्लोरप्रोमाजिन इज कॉल्ड लार्जेक्टिल because it possesses large number of pharmacological actions. Its pharmacological actions include, अब क्लोरप्रोमाजिन की जो फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस हैं उस पे भी कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है। तो क्लोरप्रोमाजिन के फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस को मैं शॉर्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ, शॉर्ट में, बाकी डिटेल्स आप बुक में से रीड कीजिए। तो क्लोरप्रोमाजिन फर्स्ट, इट इज अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, टिपिकल, ओके, टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। देन इट इज H1 एंटीस्टामिनिक ड्रग, H1 एंटीस्टामिनिक भी है। H1 एंटीस्टामिनिक है मतलब क्या करेगा? तो एंटी एलर्जिक इफेक्ट देगा, एंटी एलर्जिक इफेक्ट देगा, H1 एंटीस्टामिनिक है। देन इट एक्ट्स एज एंटी-इमेटिक बाय डिप्रेसिंग सिटीजेड, एक्ट एज एंटी-इमेटिक। तो आई थिंक कल के लेक्चर में इस पे हमारा एमसीक्यू भी था, ओके, कि क्लोरप्रोमाजिन के बारे में क्या गलत है, तो उसमें इमेटिक हमने दिया था, क्लोरप्रोमाजिन इज इमेटिक। तो क्लोरप्रोमाजिन इमेटिक नहीं है, इट इज एन एंटी-इमेटिक, राइट, वो एंटी-इमेटिक है। So it acts as anti-emetic by depressing the CTZ, that is chemoreceptor trigger zone. Okay, then it is an anti-hiccup agent भी है।
Then its anticholinergic actions include dryness of mouth, reduced blood pressure, constipation, etc. Okay, तो anticholinergic effect भी है इसका. Anticholinergic that means similar to atropine. Then it has a sedative action. ये sedative भी है. It may cause weight gain and pseudo pregnancy lactation condition. Okay, तो इसकी वजह से वेट गेन हो सकता है एंड सूडो प्रेगनेंसी कंडीशन लैक्टेशन भी हो सकता है. ओके, अभी जो भी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का ये एक मेजर साइड इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट है वेट गेन एंड सूडो प्रेगनेंसी. ये सभी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का ये एडवर्स इफेक्ट है. देन इट इज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी है क्लोरप्रोमाजिन. ओके, so chlorpromazine is called largectil because इतने उसके ये different 8 types of important pharmacological actions देता है. That's why chlorpromazine is largectil. Okay, then chlorpromazine contraindications. तो chlorpromazine के contraindications में कोमा, pre-existing CNS depression, bone marrow suppression, pheochromocytoma and lactation. These are the contraindications for chlorpromazine. Okay, then next drug is में antipsychotic में that is clozapine. Clozapine is a 5-HT2 and alpha adrenergic blocker. Okay, serotonin blocker है, HT2 serotonin and alpha adrenergic blocker भी है. Then a potent H1 histaminic receptor blockers है as well as weak D2 dopamine receptor blocker. Weak D2 blocker है ये, weak. Okay, weak D2 blocker. Then haloperidol. Haloperidol contraindications: severe CNS depression, coma, Parkinson's disease, significant cardiac disorders, and lactation. Then clozapine. Clozapine and olanzapine are the only antipsychotics shown to decrease suicidality in psychotic patients. Okay, clozapine and olanzapine are the only antipsychotics shown to decrease suicidality in psychotic patients. Then atypical antipsychotics cause weight gain and metabolic side effects. Okay, atypical भी, atypical antipsychotics जैसे क्लोरप्रोमाजिन तो टिपिकल में आएगा. क्लोरप्रोमाजिन जो है तो क्लोरप्रोमाजिन का भी जो इफेक्ट है वो है वेट गेन. क्लोरप्रोमाजिन का भी वेट गेन है और क्लोरप्रोमाजिन टिपिकल में आता है. और यहाँ पे अटिपिकल के बारे में भी कहा गया है, अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कॉज वेट गेन एंड मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स. ओके, तो ये जो डिटेल्स है, डिटेल्स ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, तो ये सभी डिटेल्स आप एक बार बुक में से पढ़ लीजिए. ओके, केडी त्रिपाठी या और कोई भी बुक हो आपके पास में फार्मेकोलॉजी का, तो उसमें से आप ये सब डिटेल्स आपको पढ़ना है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में. ओके.